हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी पीएचडी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट के अंदर मॉक टेस्ट देख रहे थे। और ये आज जो मॉक टेस्ट है ये 5 होगा। इसमें जो है टीएसटी पीएचडी के साथ साथ जो है अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने कुछ हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के प्रश्नों को रखा है। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हमने कुल जो है 30 या 31 प्रश्नों को देखा था। तो आज उसके आगे का जो है प्रश्नों की जो है श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो आज जो है हम इसके आगे का जो 32 यानी कल हमने 31 प्रश्न को देखा था, तो आज जो है हमने 32 यानी 32वां प्रश्न देखेंगे कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम पूछ रहा कौन है। तो इसके ऑप्शन आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो इसके मतलब कौन है जो 3 कहानियां लिख करके जो प्रसिद्ध हो गए वो कौन सी हैं, तो उनके बारे में पूछा है। इलाचंद जोशी है, गुलेरी है, चंद्र शर्मा गुलेरी, अज्ञे या फिर कोई नहीं। तो अगर इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कि 3 कहानी लिखकर कौन जो है प्रसिद्ध हो गए, तो 32 का जो सही ऑप्शन है वह बी वाला होगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिन्होंने मात्र केवल 3 कहानियां लिख करके जो है वह प्रसिद्ध यानी कि ख्याति प्राप्त की हैं। तो 3 कहानियां कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, सबसे पहले वो है उसने कहा था। कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था। ये कब लिखा गया? तो 1915 ईस्वी में जो है उसने कहा था नामक कहानी लिखी, जो कि हिंदी कथा जो हिंदी कहानी साहित्य को माइल स्टोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो माइल स्टोन भी कहा जाता है। उसने कहा था नामक जो कहानी है। और उसके बाद जो है दूसरी कहानी है। इनकी दूसरी कहानी कौन सा है? तो बुद्धू का कांटा है। दूसरा कहानी कौन सा है? तो बुद्धू का कांटा है। ये इनकी दूसरी कहानी है। और तीसरा कहानी कौन सा है? तो सुखमय जीवन। और ये सुखमय जीवन कब लिखा गया? तो 1911 में। तो इस तरह से इनकी कुल 3 कहानियाँ हैं। कौन कौन सा है? उसने कहा था, जिसे माइल स्टोन की संज्ञा दी गई। दूसरा जो है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 कहानियाँ लिख करके गुलेरी जी जो है हिंदी कहानी साहित्य में जो है ऊंचा स्थान प्राप्त किए। तो इस तरह से जो है इसका सही ऑप्शन 32 का बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 33 प्रश्न पूछता है कि दिनकर की कौन सी जो है काव्य कृति यानी रचना भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में जो है रचित है। तो कौन है जो धर्मराज के रूप में संवाद के रूप में रचित है? तो इसका सीधे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो 33 का सही ऑप्शन बी वाला होगा, यानी कुरुक्षेत्र है। कौन है जो कुरुक्षेत्र जो है भीष्म पितामह और धर्मराज यानी धर्मराज जो है युधिष्ठिर जिसको कहा जाता है, उनके संवाद के रूप में रचित किया गया। तो कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र किसका है? तो ये दिनकर जी का है। किसने लिखा है कुरुक्षेत्र? तो दिनकर जी ने जो है ये कुरुक्षेत्र नामक इनकी काव्य कृति है। दिनकर जी क्या है? ये कुरुक्षेत्र नामक इनकी काव्य कृति है। और ये भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद पर आधारित है। और कुरुक्षेत्र में जो है धर्मराज जो रहते हैं यानी युधिष्ठिर, वो एक संवेदनशील योद्धा के रूप में माने जाते हैं। और जो है उन्होंने बहुत ही कुरुक्षेत्र में जो है उन्होंने संवाद या वार्तालाप के रूप में कार्य किया है। तो इस तरह से ये इनकी कुरुक्षेत्र की जो है दिनकर जी की काव्य कृति है। एक रश्मि रथी भी है, जिसमें जो है कर्ण के चरित्र पर आधारित है। किसके आधार पर? तो कर्ण के चरित्र पर आधारित है एक रश्मि रथी। ये भी किसका है रश्मि रथी? तो दिनकर जी का ही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 34 निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। तो दुष्यंत कुमार के बारे में पूछा है। कौन जो है रचना है वो दुष्यंत कुमार जी का है। तो 34 का सही ऑप्शन देखते हैं। तो साय में धूप किसका है? तो दुष्यंत कुमार जी का है। किसका है? साय में धूप। तो दुष्यंत कुमार जी का। इनकी और भी जो है रचनाएं कौन कौन से? तो सूर्य का स्वागत है, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन, और जो है इस तरह से इनकी रचनाएं। इनका जो है गीत और गजल के लिए ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। कौन? तो दुष्यंत कुमार जी जो है गीत और गजल के सम्राट माने जाते हैं, दुष्यंत कुमार। इस तरह से इनकी जो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। और देखते हैं ये युगधारा किसकी है? इनके रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन जी। ये भी याद रखिएगा, ये युगधारा की जो रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन जी हैं। कौन है? तो नागार्जुन जी हैं। और खूंटियों पर टंगे हुए लोग कौन है? तो ये सक्सेना जी का है। सक्सेना मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी खूंटियों पर टंगे हुए लोग इनकी प्रमुख रचना है। तो इस तरह से ये जो है इनकी कुल रचनाओं के बारे में हमें पता चले। एक बार फिर सुनिएगा। साय में धूप किसका है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत की और भी रचनाएं जैसे सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन, और जो है गीत गजल के प्रमुख रूप से दुष्यंत कुमार जी जाने जाते हैं। युगधारा जो है नागार्जुन जी का, खूंटियों पर टंगे हुए लोग सक्सेना जी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 35 निम्न कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, यानी निबंधकार है कौन से ललित रूप से निबंधकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो नहीं क्या है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें जो ए वाला है रामविलास शर्मा जी, ये ललित निबंधकार के रूप में नहीं जाने जाते। तो कौन कौन है? तो कुबेरनाथ राय जी जो है वो ललित निबंधकार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, और विद्यानिवास मिश्र। तो रामविलास शर्मा जी ललित निबंधकार के रूप में नहीं जाने जाते, ये आलोचना के रूप में जाने जाते। किस रूप में? तो आलोचना निबंधकार के रूप में जाने जाते। कौन? रामविलास शर्मा जी। और जो कुबेरनाथ राय हैं और विद्यानिवास में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ललित निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। और ये जो है रामविलास शर्मा जी ये आलोचना के रूप में, यानी बहुत सारी आलोचना की, इसलिए आलोचना के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ये कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी जो है निबंध रचना है, ललित निबंध, जैसे अशोक के फूल है, विचार वितर्क है, कल्पलता है, विचार प्रवाह, कुटज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। विद्यानिवास मिश्र का जैसे कि इनकी ललित निबंध की चितवन की छाँ, तुम चंदन, हम पानी, आंगन का पक्षी, बंजारा, मैंने शिल्प हो जाए, मेरे राम का मुकुट भी रही, बहुत ही मुख्य जो है रचना इनकी मेरे राम का मुकुट भी
ठीक रहा है। और जो है विद्यानिवास मिश्र का जैसे इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि नीलकंठ है, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, तो इस तरह से इनकी प्रमुख रचना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 36 हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? तो उस धारा को क्या कहा जाता है जिसमें मार्क्सवादी चेतना की जो है अभिव्यक्ति यानी भावना दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो 36 का उसे क्या कहेंगे? तो सीधे सीधे उसको हम कहेंगे प्रगतिवाद कहेंगे। क्या कहते हैं? जहाँ पर मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति होती है उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। तो 36 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जिसमें समाजवाद और दर्शनवाद और जो भौतिकता का जो है दिखाई देता है, चीज़ें प्रकट होती प्रत्यक्ष रूप से, उसे प्रगतिवाद के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसे मार्क्सवादी भी कहते हैं, मार्क्सवादी कह रहे हैं या फिर साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार इसे प्रगतिवाद के अंतर्गत रखा गया। और ये जो प्रगतिवाद है इसकी जो मूल धारा किसको माना जाता है? मूल रूप से कौन है प्रगतिवाद के संस्थापक के, या बोल सकते हैं कि इसकी चेतना जगाने वाले कौन है? तो कार्ल मार्क्स जी हैं। प्रगतिवाद साहित्य जो है इसकी मूल धारा यानी मूल जड़ कौन है? तो कार्ल मार्क्स जी, ये प्रमुख ये विचारधारा से माने जाते हैं। कौन? तो कार्ल मार्क्स साहब। आगे प्रश्न देखते हैं। 37 प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो किस रूप में जो है सरदार पूर सिंह यानी प्रसिद्ध हुए हैं? तो 37 इसका ऑप्शन देखते हैं। आलोचक रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार या फिर व्यंग्यकार के रूप में। तो 37 का जो सही ऑप्शन है वो किस रूप में जाने जाते हैं? सरदार पूर सिंह। तो इस एक निबंधकार के रूप में जो है सरदार पूर सिंह जाने जाते हैं। सरदार पूर सिंह जी जो है वो निबंधकार के रूप में जाने जाते, साथ साथ इन्होंने बहुत सारे निबंध यानी मुख्य कुछ 6 निबंधों के बारे में इन्होंने बताया। जैसे 6 निबंध कौन कौन से? जैसे सच्ची वीरता है, मजदूरी प्रेम है, कन्यादान है, पवित्रता है, अमेरिका का मस्त योगी, वर्ल्ड जो हिटमैन है। तो ये इनकी प्रमुख जो है सरदार पूर सिंह की प्रमुख जो है 6 निबंधकार के रूप में ये माने गए। जिस तरह से कहानी के रूप में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया 3 कहानियाँ लिख करके प्रसिद्ध हुए, उसी तरह से सरदार पूर सिंह जी जो है 6 निबंध लिख करके वो भी जो है अपना ऊंचा स्थान प्राप्त किए। तो इस तरह से 37 का जो सही वाला ऑप्शन होगा वो सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 37 हो गया। 38 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में मोहन राकेश का पूछ रहा है कि कौन सा एक नाटक है किसका? तो मोहन राकेश जी का। तो नाटक कौन सा है? तो 38 का सही ऑप्शन जो है इसमें मोहन राकेश जी का नाटक है लहरों के राजहंस। कौन सा है? तो लहरों के राजहंस किसका है? तो मोहन राकेश जी का यह नाटक है। तो इसके आगे देखते हैं 38 का जो सही ऑप्शन क्या है? तो डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी मोहन राकेश जी लहरों के राजहंस। और ये जिसका प्रकाशन यानी कब लिखा गया? तो 1963 ईस्वी में। कब लिखा गया? तो 1963 में जो है ये लहरों के राजहंस नामक जो है मोहन राकेश जी ने लिखा। और ये जो है ये रचना जो है अश्वघोष जो सौंदरनंद के पर चरित्र पर आधारित है। तो इस तरह से ये मोहन राकेश जी की नाटक है। इनकी और भी जैसे नाटक है, जैसे आषाढ़ का एक दिन है और जो है 1958 में शायद लिखा गया है। तो इस तरह से इनकी नाटक है। और एक और नाटक है इनका आधे अधूरे, जो कि 1969 में लिखा गया। किसका? तो आधे अधूरे भी जिनका किसका है? तो मोहन राकेश जी का नाटक है। आगे चलिए प्रश्न देखते हैं। 38 हो गया। 39 निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? आंचलिक, तो आंचलिक के रूप में उपन्यासकार कौन है मुख्य रूप से? तो 39 का जो सही वाला ऑप्शन देखते हैं। तो जो आंचलिक एक राही मासूम रजा है। आंचलिक उपन्यास इसमें कौन सा है? तो जो है 39 का सी वाला है कि राही मासूम रजा जो है एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। जो राही मतलब डॉक्टर राही मासूम रजा के जो लेखन है वो बहुत ही सादगी और सहजता देखने को मिलता है, इसलिए इनके जो उपन्यास होते हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। और इन्होंने जो है बहुत सारे सबसे अधिक जो है उपन्यास लिखे हैं। कौन सबसे ज़्यादा चर्चित उपन्यासकार माने जाते हैं? कौन? तो राही मासूम रजा जी हैं। इनकी कुछ उपन्यास है जैसे आधा गाँव, इनकी आंचलिक उपन्यास है। और इसमें जो है हिंदू मुसलमानों के विभाजन के जो है बारे में बात किया गया आधा गाँव में। तो इस तरह से इनकी रचनाएं, इनकी और भी जैसे उपन्यास चर्चित रचनाएं जैसे टोपी है, टोपी शुक्ला, उसकी बूंदें और सीन 75, इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं। एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है कि दिल एक सादा कागज भी जो है राही मासूम रजा जी का है। तो ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में चर्चित हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो 40 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो जो किसका मूल जो है वीर रस से उत्प्रोत है, यानी वीर रस से माना जाता है। वीर रस न होकर के बल्कि श्रृंगार रस है। कौन सी इसमें रचना है जो श्रृंगार रस से उत्प्रोत है, वीर रस नहीं? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। तो 40 का सही ऑप्शन वो है बीसल देव रासो जो है श्रृंगार रस से जो है प्रेरित हुआ है। श्रृंगार रस, और ये किसका है बीसल देव रासो? तो बीसल देव रासो है नरपति नाल जी का। किसने लिखा है? तो बीसल देव रासो मतलब नरपति नाल मतलब कितने आदमी थे? तो नर मतलब आदमी होते तो 20 आदमी थे। तो इस तरह से कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बीसल देव किसका है? तो 20 नर थे। कौन थे? नर मतलब होते हैं आदमी। तो 20 जो है बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा रचित है। और ये जो है मुक्तक परंपरा से प्रतिनिधि काव्य यानी मुक्त रूप से लिखा गया, इसलिए इसे मुक्तक काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से बीसल देव रासो जो है वो मुक्तक परंपरा के प्रतिनिधि काव्य के रूप में जाना जाता है।
और ये जो बिसलदेव रासो है ये किस साहित्य के मतलब ध्येय से लिखा गया है, तो ये गेय है, मतलब गाना गाए जाने वाला पद है। क्या है, तो गेय पद के अंतर्गत आता है। गेय पद यानी गाते हुए जो है इस पद को लिखा गया, इसलिए इसको जो है श्रृंगार रस मतलब श्रृंगार रस में ही लिखा है, क्योंकि गाने वाले से उत्प्रोत है, गाने के लिए माना जाता है, तो इसलिए जो है ये श्रृंगार रस से जो है मुख्य रूप से माना जाता है। तो 40 का सही ऑप्शन सी वाला होगा। और लिखने वाले कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो नरपति नालजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो किस साहित्यकार में सबसे कम महत्व दिया है, किसको दिया है सबसे कम महत्व, तो 41 का जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, तो सी यानी कबीरदास जी को भक्ति काल के अंतर्गत सबसे कम महत्व दिए। क्योंकि कबीरदास जी एक संत कवि के रूप में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं और संत जो है कवि के रूप में जाने जाते हैं, किंतु रामचंद्र शुक्ल ने इनको सबसे जो है कम महत्व दिया है। तो किसको किसको महत्व दिया, तो तुलसीदास जी को दिया है, सूरदास जी को और जायसी जी को जो है महत्व दिया है, किंतु कबीरदास जी को जो है महत्व कम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी है जो है वो आलोचना के सम्राट माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारी जो है आलोचनाएं लिखी हैं, इसलिए आलोचना सम्राट माने जाने के साथ साथ जो है आलोचना के क्षेत्र में अपना जो है एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनकी जैसे आलोचना कुछ रचनाएं हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि 1929 में हिंदी शब्द सागर में लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इनकी जो है प्रमुख आलोचना ग्रंथ के रूप में जाने, जैसी ग्रंथावली जो है, जैसी ग्रंथावली की भूमिका जो है आलोचना ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है। चिंतामणि इनकी जो है प्रमुख रचना है रामचंद्र शुक्ल की, जो कि 2 भागों में बांटे हैं। चिंतामणि कितने भागों में लिखा है, तो 2 भागों में लिखा गया। इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं जैसे रस मीमांसा, भ्रमर गीतसार, सूरदास इत्यादि, लेकिन तो कबीरदास जी को इन्होंने महत्व कम दिया, तो इनके बारे में जो है आलोचना उतना इन्होंने नहीं लिखा है। आगे देखते हैं 42 है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जी किस रीतिकाल के कवि हैं, तो 42 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ए वाला होगा। ए वाला मतलब ये रीतिबद्ध काव्यधारा यानी कि रीति से बधे हुए थे, तो उस काव्यधारा के अंतर्गत भूषण जी जो है रीतिकाल से संबंधित है। तो भूषण जो है रीतिबद्ध काव्यधारा कवि, इनकी कुछ जैसे कि रचनाएं हैं भूषण जी की, जैसे चिंतामणि, मतलब कि रीतिबद्ध काव्यधारा में कौन कौन से आते हैं, तो चिंतामणि है, मतीराम है, देव है, कुलपति मिश्र जी जो है वे रीतिबद्ध यानी रीति में बध करके नियमों से जुड़े होकर के जो है उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो भूषण जी भी उनमें से एक माने जाते हैं। आगे जो कुछ देख लेते हैं, जैसे एक रीति सिद्ध काव्यधारा होता है। रीति सिद्ध काव्यधारा कौन कौन से थे, घनानंद जी हैं। कौन है, तो घनानंद जी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत माने जाते हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, इस तरह से ये रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत माने जाते हैं। और रीति मुक्त काव्यधारा में देखें तो कौन कौन से आएंगे, तो रीति जो मुक्त है यानी मुक्त होकर के जो लिखते थे, यानी किसी भी रीति के परिपाटी से नहीं बधे रहते थे, वे होते थे भिखारी दास, दूल्हा होते थे, और सोमनाथ, और ये लोग जो होते थे वे रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। चलिए तो आगे आज हम देखेंगे 42 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 43 प्रश्न है कि प्रेमचंद कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। बहुत सरल प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी वह रचना है जो अंग्रेजों ने उसे जब्त कर ली थी। तो जब्त कर ली थी मतलब उसको हड़प लिया था। तो 43 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। सोजे वतन नाम की जो है प्रेमचंद की रचना थी, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश शासन ने जो है उसको जब्त कर लिया था, यानी कि हड़प लिया था। तो प्रेमचंद जी जो उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट माने जाते हैं, महान माने जाते हैं, कहानी के क्षेत्र में भी महान माने जाते हैं, यानी उपन्यासकार और कहानी के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के कहानी क्षेत्र में जो है कि वे मतलब आदर्श से लेकर के यथार्थवादी के अंतर्गत मानी, यानी पहले उन्होंने आदर्श की स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद जो है यथार्थ दिखाते हैं, यानी जो चीज़ जैसा रहता है उसको अंतिम में यथार्थ बता देते। तो इस तरह से इनकी जो कहानियाँ होती थी वो आदर्श से होकर के यथार्थ की तरफ जाती थी। इनकी कुछ जो कहानियाँ होती थी वो उर्दू में भी लिखी हैं। जैसे उर्दू में कौन कौन सी कहानियाँ, जैसे सोजे वतन जो है ये उर्दू में कहानी लिखी है। तो सोजे वतन जो इसलिए अंग्रेज सरकार इसे जो है जब्त कर लेते हैं, यानी कि हड़प लेते हैं। इनकी और भी कुछ प्रसिद्ध यानी श्रेष्ठ कहानियाँ, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर है, और बड़े घर की बेटी है, और जो ईदगाह जिसमें बूढ़ी काकी रहती हैं, और ईदगाह में जो हामिद रहते हैं चिमटा वाला, और इसमें जो है पूस की रात है, कफन है, ये सब इनकी जो है महत्वपूर्ण कहानियाँ। चलिए आगे देखते हैं 44 है निम्नलिखित अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम, यानी कौन है जो अष्टछाप के अंतर्गत वो कवि नहीं आते, उनका नाम बताना है। तो 44 का सही ऑप्शन बी जो है वो सुंदरदास जी, वो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। कौन नहीं आता है, तो सुंदरदास जी जो है सबसे पढ़े लिखे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। कुंभन दास जी आते, नंददास जी आते, परमानंद दास जी आते, किंतु सुंदरदास जी नहीं आते, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला बिल्कुल उत्तर सही होगा। सुंदरदास जी अष्टछाप के कवि न होकर एक संत परंपरा के कवि माने जाते हैं, और ये किसके शिष्य हुआ करते थे, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या रहता था, तो इनके गुरु का नाम था संत दादू दयाल। कल हमने बताया था कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो दादू दयाल इनके गुरु का नाम है, संत दादू दयाल इनके गुरु का नाम है, और ये संत परंपरा के सबसे अधिक शिक्षित यानी पढ़े लिखे जो है कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो है सुंदरदास जो इनकी कुछ रचनाएं जैसे ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाओं का जो संकलन होता है वो सुंदर ग्रंथावली में ही देखने को मिलता है। कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे अष्टछाप है, इसको लिखने वाले कौन है, तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1665 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, तो 1665 में इसकी स्थापना होती है। कौन करता है, तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इसकी स्थापना करते हैं। इसके जो कुल कवि होते हैं 8 कवि होते हैं। 8 कवि जैसे कुंभन दास,
सूरदास, परमानंद दास, एक है कृष्णदास जी हैं, गोविंद दास हैं, नंददास है, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सब जो है वस्ट छाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 45 पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध चयन बताना कौन सा गलत है। तो 45 का कौन सा इसमें वर्तनी गलत है, तो 45 में जो गलत है वह सी वाला जो वर्तनी वो बिल्कुल गलत है। सी वाला क्या है, वर्तनी बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही क्या है, शरद चंद्र बिल्कुल सही लिखा है, यानी भी सही लिखा है, कवयित्री भी बिल्कुल सही लिखा है। तो इसमें सी वाला बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, यानी कौन सा कहानी जो इसके लेखक प्रेमचंद जी नहीं माने जाते। तो अभी हमने बताया था कि बड़े घर की बेटी भी प्रेमचंद जी का है, और जो है ठाकुर का कुआं भी जो है प्रेमचंद जी का है। मिस पद्मा भी शायद इन्हीं का है, प्रेमचंद जी का, जो कि इतना नाम नहीं आता है मिस पद्मा, तो प्रेमचंद जी का। किंतु जो छोटा जादूगर है यह इनका नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए डी वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभी छोटा जादूगर किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है, और ये भी क्या है, तो कहानी है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का छोटा जादूगर। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंत शब्द का सही संधि क्या होगा। अब कुछ व्याकरण प्रश्न है कि अनंत का पूछा सही संधि क्या होगा, तो 47 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। बी वाला मतलब अन जमा अंत बराबर क्या होता है, अनंत। अन जमा अंत बराबर अनंत, और इस संधि कौन सी होगी, तो यह व्यंजन संधि होगी। अन इसमें न जुड़ रहा है व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि में होगी। अन जमा अंत बराबर अनंत हो जाएगा, और व्यंजन के साथ, यानी व्यंजन के साथ स्वर, या बोल सकते हैं व्यंजन के मेल से जो भी व्यंजन दूसरे परिवर्तन होते हैं, रूपांतरण होते हैं, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो अन जमा अन बराबर अनंत, तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 47 हो गया। 48 देखते हैं। 48 है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा विलोम पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है। जो दोहा के ठीक विपरीत होता है उसका क्या नाम है, तो एक बार फिर से देखते हैं, दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है। तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या है, इसको फिर छोटा करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, रोला, चौपाई, सोरठा, हरिगीत का। तो 48 का सही ऑप्शन सी वाला है, यानी दोहा का ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है, सोरठा है। सोरठा जो होता है यह दोहा के ठीक विपरीत होता है, जिसमें मात्राएं जो होती है कुल 4 इसमें चरण होता है, जिसमें पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है। सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है, तो 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दूसरे और चौथे में कुल 13 मात्राएं होती है। और इसके ठीक विपरीत दोहा में क्या होता है कि पहले और जो है तीसरे में जो है 13 होती है, और दूसरे चौथे में जो होता है 11 मात्राएं, तो इसलिए ये इसके ठीक विपरीत यानी उल्टा होता है। तो दोहा का ठीक विपरीत उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोरठा। और ये जो होता है इस तरह से इसका ऑप्शन सी वाला होगा। और ये किस तरह का छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद, कोई समान मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो जो इस तरह से आपको छंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। आगे देखते हैं 49, चौपाई का भी देख लेते हैं कि चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई जो है एक सममात्रिक होता है, ये अर्धमात्रिक, अर्ध सममात्रिक नहीं तो कैसा होता है, सम, यानी समान मात्राएं होती हैं। समान मात्रा मतलब इसमें प्रत्येक चरण में जो होता है 16 मात्राएं होती है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि सूची का एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। तो ये बहुत ईजी प्रश्न है, सूची का एक दूसरी सूची से मिलान करना है, मैच द कॉलम। तो देखते हैं मंगलसूत्र जो है नामक रचना किसकी है, मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र किसका है, तो मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और एक कैसा उपन्यास है, तो अधूरा उपन्यास। कैसा उपन्यास है, तो अधूरा उपन्यास। और इस उपन्यास को किसने पूरा किया, तो इनके पुत्र ने ही, अमृत राय ने इनके जो है इस अधूरे उपन्यास को पूरा करते। कौन, तो इनके पुत्र अमृत राय। इरावती किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। आवारा मसीहा किसका है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। और किसके जीवन पर आधारित लिखा गया, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित पर ये जो है जीवनी लिखी गई। और ये कैसा, किस प्रकार की विधा में होता है, तो ये जीवनी नामक विधा के अंतर्गत लिखा गया है। आवारा मसीहा क्या है, तो जीवनी है, किसके आधार पर लिखा गया, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर। और लिखने वाले लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर। तमस किसका है, तो ये भीष्म साहनी जी का है, जो कि भारत पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी के आधार पर लिखा गया। तो इस तरह से हमने कुल ऑप्शन के बारे में जो है आपको जानकारी। आगे देखते हैं 50 यानी 50वां प्रश्न पूछा है, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। तो रामविलास शर्मा जी का ग्रंथ इसमें कौन सा ABCD में से, तो 50 का सही ऑप्शन सी वाला है कि भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद कौन है, तो रामविलास शर्मा जी इस ग्रंथ के जो है लेखक यानी रचनाकार हैं। तो 50 का सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसका है, तो दिनकर जी का। किसका है, दिनकर जी का। इस संस्कृति के 4 अध्याय। कविता के नए प्रतिमान किसका है, तो कविता के जो नए प्रतिमान है वो है जो है कि नामवर सिंह जी का है। कविता के नए प्रतिमान किसका है, तो नामवर सिंह जी का। राग दरबारी किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल जी का है। किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल जी का जो है राग दरबारी इनकी जो है रचना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, 51। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा या फिर कुछ भी नहीं है, तो नहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो देखते हैं 51 का जो सही ऑप्शन क्या होगा, तो 51 का देखते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, एक उपन्यास विधा के अंतर्गत आएगा। और लिखने वाले कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस उपन्यास को लिखने वाले हैं। तो आगे चलिए देखते हैं 52 राग दरबारी रचनाकार अभी बताया, राग दरबारी के लेखक कौन है, तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। 52 का सही ऑप्शन क्या है, तो श्रीलाल शुक्ल जी है राग दरबारी को लिखने वाले। और ये किस विधा पर लिखा गया है, तो ये राजनीतिक पर लिखा गया, राजनीतिक कटाक्ष पर जो है ये कृति, ये रचना लिखी गई। किसके आधार पर, तो राजनीतिक को आधार मानकर जो है ये कटाक्ष यानी व्यंग, एक व्यंग के रूप में इसे लिखा गया है। तो लिखने वाले कौन है, तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं।
आगे देखते हैं। आगे 53 प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा कौन सा है, तो इसके ऑप्शन पीछे होंगे। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो 53 का सही ऑप्शन देखते हैं तो डी यानी कि प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली में सबसे पहला महाकाव्य लिखने वाला क्या है, तो प्रिय प्रवास से लिखने वाले कौन है, तो हरिओध जी है। कौन है, हरिओध जी इसको लिखने वाले। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगला प्रश्न देखते हैं 54 किस काव्य कृति अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी अज्ञेय जी को कौन से रचना पर जो है इनको पुरस्कार मिला है, तो कौन सा है, तो कितनी नाव में कितनी बार है जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मतलब 54 का तो इस तरह सही ऑप्शन क्या होगा, बी वाला होगा। और ये भी पूछा जाता है कि किस ईयर में मिला, कौन से सन मिला, तो 1978 में इनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितनी नाव में कितनी बार कब प्राप्त हुआ, तो 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको प्राप्त किया। इनकी और भी मुख्य रचनाएं जैसे हरी घास में छड़बर, बावरा हेरी, हिंद धनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार पे जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो है इनका जो है इसमें इस तरह से असाध्य वीड़ा जो है, चिंता है थेलम, इनकी जो है बहुत सारी रचनाएं, नदी के द्वीप, इस तरह से इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं 55 मुख का विलोम पूछा है। व्याकरण प्रश्न है कि मुख का विलोम पूछा है कि मुख का विलोम क्या होगा, अमुक शुक वचाल हुक। तो 55 का सी वाला ऑप्शन क्या होगा, तो सी 55 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुख का क्या होता है, वाचाल। मुख मतलब कम बोलना, वाचाल मतलब अत्यधिक बोलने वालों को वाचाल कहा जाता है। तो मुख का क्या होगा, वाचाल होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर धार किया गया। तो आधुनिक युग में जो द्विवेदी युग का जो नामकरण किसके नाम पर रखा गया, 56 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पे जो है इस रचनाकार का महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम रखा गया। 56 में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो 1950 से 1975 तक माना गया। और इसमें जो है इसमें जो कुछ चेतना की सूत्रधार के रूप में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी शुरुआत करते हैं। और जो है इनकी मुख्य पत्रिका प्रकाशित होती है कब, तो सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती कब होती, तो 1903 में जो है पत्रिका प्रकाशित। कौन सा, सरस्वती नामक पत्रिका का जो है संपादन का कार्यभार संभालते हैं कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि 1903 में। इनकी और भी जैसे प्रमुख रचनाएं जैसे कि विलाप है, गंगा लहरी है, इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे देखते हैं कि कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची अभी हमने जो है शॉर्ट्स में जो है हवा का पर्यायवाची डाला था कि हवा का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो वीडियो में आपको ये चीज़ें मिलेगा। तो हवा का पर्यायवाची इनमें से नहीं पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो देखिए अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, पवन भी होता है, किंतु अनल नहीं होता, तो नहीं पूछा, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो अनल किसका है, तो ये अग्नि का पर्यायवाची। किसका है, अग्नि मतलब आग का यह पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं हारे को हरिनाम शीर्षक व्यंग ग्रंथ का रचनाकार कौन है, लिखने वाले कौन है, लेखक का नाम पूछा। तो 58 का सही ऑप्शन हारे को हरिनाम शीर्षक का व्यंग ग्रंथ किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को देखा जाए तो 1972 में इनको एक जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी प्राप्त होता है। तो कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है, तो 1972 में। किस पर मिलता है, तो उर्वशी में मिलता है। किस पर, तो उर्वशी पे जो है इनको ज्ञानपीठ जो है उर्वशी पे क्या मिलता है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, तो उर्वशी पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। कब मिलता है, तो 1972 में इनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं हारे को हरिनाम इनका ही शीर्षक काव्य ग्रंथ है। इनकी और भी रचनाएं जैसे कि प्रणभंग है दिनकर जी की, और इनकी जैसे रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, अभी हमने कुरुक्षेत्र वाला प्रश्न देखा है, और जो है कि रश्मि रथी है जो कि कर्ण पर आधारित है, नील कुसुम है, परशुराम की प्रतीक्षा थी। इनकी ऐसे बहुत सारी इनकी मुख्य रचनाएं जो कि एक डिप्टी राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि डिप्टी राष्ट्र कवि के रूप में यानी कि अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि कौन कहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्वयं को अपने को क्या कहा है, तो डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। आगे देखते हैं 58 हो गया। 59 प्रश्न पूछा है कि भक्त काली सूफी काव्यधारा विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित विशेष गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। कौन सा इसमें विशेषता गलत है, तो इसी को चुनना है, देखना है। तो 59 का इसमें सीधे हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखते हैं कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। किसमें, तो सूफी में। सही बात है, सूफी काव्यधारा में सारे जो कवि आते थे वे मुसलमान होते थे। इस काव्य में सभी कवियों में हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा काव्य की बात सही है कि जितने भी हिंदू प्रेमी प्रेमिका होते तो उनकी जो है कथाओं का इसमें चित्रण किया गया। तो ये भी बात बिल्कुल सही, ये भी बात बिल्कुल सही कहता है। आगे कि इस काव्यधारा कवियों में अवधि ब्रजभाषा में रचनाएं की हैं। डी देखते हैं कि इस काव्यधारा कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो ये बात सही है कि जो सूफी काव्यधारा होती थी उसमें केवल प्रबंध काव्य ही लिखे जाते थे, न कि कोई मुक्त काव्य लिखे जाते थे। कोई प्रबंध का मतलब कि उसमें महाकाव्य ज़्यादा लिखे जाते थे। किसमें, तो सूफी काव्यधारा में। जैसे कि पद्मावत एक महाकाव्य जो लिखने वाले कौन है, तो जैसे इस तरह से उसमें जो है प्रबंध काव्य का जिक्र ज़्यादा हुआ करता था। तो इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा विशेषता की दृष्टि से, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो इसका ऑप्शन भी सी वाला ही होगा। यानी कि 59 में देखा जाए कि जो भक्तिकालीन में सूफी जो काव्य था वो प्रेमाश्रय के आधार पे होता था, जिसमें जो है कि अवधि प्रांत और जो है कि भाषा, दोहा, चौपाई शैली में अन्य अन्य भाषाओं में लिखा जाता है। किसी एक भाषा में नहीं बल्कि बहुत सारी भाषाओं में लिखा जाता है। इसमें जो है जो सभी कवि मुसलमान हुआ करते थे, सभी प्रेम रचनाओं जो है जो इसमें हिंदू के जो है प्रेमियों प्रेमिका के रूप में देखा जाता था। और इसमें प्रबंध कल्पना की दृष्टि से ज़्यादा लोग जो है काव्य एक रूपता के रूप में कार्य किए। तो इसमें देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन उतना बिल्कुल सटीक नहीं बैठता, इसलिए सी वाला ऑप्शन को सही माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 60% के
अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि पूछ रहे हैं कौन है हिंदी साहित्यकार का, तो सृष्टि का ऑप्शन क्या है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद, मतलब सरहपा जिनको बोल सकते हैं। तो अधिकांश साहित्यकारों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद माना गया है। और सरहपाद मानने वाले ये कौन है? तो सबसे पहले मानने वाले थे डॉक्टर नागेंद्र वर्मा, जो डॉक्टर नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का सबसे पहले कवि सरहपाद जी को माना था। और इस तरह से इनको मानने वाले डॉक्टर नागेंद्र, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आलाखंड का दूसरा नाम पूछ रहा है कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो 61 का आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। और ये जो आलाखंड है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलाखंड जो है ये काव्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका दूसरा नाम परमाल रासो नाम से विकसित किया गया। इसमें जो है धीरे धीरे आला जो होता है एक लोकगीत होता है और ये लोकगीत जो है यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में ही गाया जाता है, जिसमें परमाल रासो मतलब इनका दूसरा नाम परमाल रासो। अगर इसको देखा जाए, इसको लिखने वाले लेखक यानी रचयिता यानी कवि कौन है? तो लिखने वाले कौन है? तो जगनीक जी हैं। परमाल रासो को लिखने वाले कौन है आलाखंड को? तो जगनीक है। परम कैसा है? तो जग है, यानी जग हमारा कैसा है? तो परम है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो परमाल रासो के रचयिता जगनीक है, जो कि इसमें राजा रहते थे। परमादिदेव एक राजा रहते थे, जिसमें हमीर रासो परमादिदेव एक राजा रख करके इसमें कुछ उनकी चरित्र का वर्णन किया गया परमाल रासो में। आगे देखते हैं। जैसे इसमें प्रश्न दिया है कि हमीर रासो के बारे में थोड़ा जानते हैं कि हमीर रासो की एक रचना होती थी सारंगधर, एक इनके कवि हैं हमीर रासो की। और खुमान रासो को लिखने वाले कौन है? तो जो खुमान रासो को लिखने वाले हैं दलपति विजय हैं, जो दलपत के साथ आते हैं, दलपति विजय। और बीसल देव अभी बताया गया था नरपति नार। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शन के बारे में देखा। आगे देखते हैं 62 प्रश्न पूछा प्रेमचंद लिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है, यानी कौन सा पहले लिखा गया? गबन, गोदान, सेवा, सदन। ABCD में कौन सा सही होगा? तो 62 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें देखेंगे बी वाला हमको लग रहा है बिल्कुल सही होगा। बी वाला मतलब सेवा सदन जो है सबसे पहले लिखा गया। कब लिखा गया? तो सेवा सदन लिखा गया 1918 में लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1918 में जो है सेवा सदन नामक लिखा गया। फिर उसके बाद आता है गबन। गबन जो है ये कब लिखा गया? तो गबन जो है लिखा गया था, इसकी रचना होती है 1931 में। गबन कब लिखा गया? तो 1931 में गबन किया गया। गोदान कब लिखा गया? तो 1936 ईस्वी में लिखा गया। तो सेवा सदन, गोदान, गबन ये कैसी रचना है? किस विधा में लिखा गया? तो उपन्यास में लिखा गया, उपन्यास विधा में लिखा गया। तो सेवा सदन 1918, गोदान 1936 और गबन 1931। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 62 के बाद 63 की खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। तो कवि कौन है जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना करने वाले कौन है? तो 63 का बी, यानी कि अमीर खुसरो जी। कौन है? तो अमीर खुसरो जी जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये एक सूफी संत हैं और अनेक विद्वान इन्हें जो है हिंदुस्तान का तूती कहा जाता है। इनको एक उपनाम दिया गया क्या? तो हिंदुस्तान का तूती। क्या कहा जाता है? कहाँ के? तो हिंदुस्तान के तूती के नाम से ये विश्वविख्यात रूप से जानेंगे। अमीर खुसरो का अगर पूछा जाए कि वास्तविक नाम यानी सही से इनका जो है प्रारंभिक नाम वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन नाम। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन है। इनका जो जन्म होता है 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म होता है। और इनके गुरु का नाम रहता है निजामुद्दीन औलिया, जो इनके शिष्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं। कौन इनके गुरु? तो निजामुद्दीन औलिया इनके जो है गुरु होते हैं। इनकी कुछ रचनाएं जैसे देते हैं खालिक बारी और जो है खालिक बारी, मुकरियाँ, तो इस तरह से इनकी 2 गज़लें, सुखने, इस तरह से इनकी जो है प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं 64 कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी नहीं है? तो ब्रज भाषा भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी, किंतु अवधी नहीं है। अवधी किसमें लिखी बोली जाती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। इसके अलावा और भी है, जैसे अवधी पूर्वी हिंदी हमने बताया था कि A, B और C। अ से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से अवधी होने के कारण ये पूर्वी हिंदी में चल जाएगी। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी इत्यादि जो है उपबोलियाँ आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम पूछा क्या है? प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? तो 65 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो 65 का सही ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। कौन है? मीराबाई जी हैं, जिन्होंने लिखा है पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है? पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछा जाए तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय का उपमान में क्या हो? उपमेय का उपमान में जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं बल्कि रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो कौन सा है अलंकार? तो हो जाएगा रूपक अलंकार। हमने उत्प्रेक्षा बोल दिया, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार होगा, यानी उसी का रूप ले लेना, यानी कि जिसमें भेद रहित आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ जो राम रूपी को ही राम जो रूपी रतन धन उसी को एक रूप दे दिया गया। राम का जो रतन है, हीरा जवाहरत है, वैभव है, उसी को एक रतन के रूप में मीरा जी ने उसको बता दिया है। तो जिसका रूप दे दिया जाए, जिसको एज इट इज बता दिया जाए, उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो अगर अलंकार पूछा जाए तो क्या होगा? रूपक अलंकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। मीराबाई जी का ये पद है। आगे देखते हैं 66 है किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? किस जो है अवधी भाषा में केवल रचनाएं करते हैं? तो कौन है? तो तुलसीदास जी। केवल इन्होंने जो है अवधी भाषा में इन्होंने प्रमुख रूप से जो है रचनाएं करते हैं। तुलसीदास जी के साथ साथ एक जायसी जी भी जो है उन्होंने अवधी भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो इसमें देखा जाए तो 66 का सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर उत्तर देखा जाए तो कौन सा इसको प्रेफरेंस देना जरूरी है? तो 66 का हम बोल सकते हैं कि इसमें जो सही होगा वो जायसी जी का, क्योंकि जो तुलसीदास जी वो अवधी के साथ साथ ब्रज पर भी जो है इनकी रचना है। अवधी के साथ साथ क्या है? ब्रज पर भी इनकी प्रमुख रचना
रचनाएं किसका, तुलसीदास जी का। किंतु जायसी जी के ब्रज में कोई भी इतनी रचनाएं नहीं लिखते, ये केवल अवधि में ही लिखते हैं। तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, तो इसका सीधे उत्तर हम डी वाला ही लगाएंगे, जायसी जी होगा कि जिन्होंने अवधि भाषा में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखी है, लेकिन तो इनकी कुछ रचनाएं ब्रज में भी मिलती है, जैसे कवितावली जो है इनकी ब्रज भाषा में मिलती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी वाला हम सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास एक रचना रघुवंश है। कालिदास की रचना क्या है, रघुवंश। पहले ही बताया कालिदास की रचना रघुवंश। ये क्या खंड है, मुक्त काव्य है, गीति, महाकाव्य, किस तरह का काव्य है? तो 67 का सही ऑप्शन डी होगा, यानी कालिदास की रचना कैसी है, रघुवंश। तो एक महाकाव्य है, कैसी है, तो एक महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। 67 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 68 बोल रहा है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि किस तरह का तत्सम है। बाल्टी शब्द पूछा कैसा है, तत्सम है, तद्भव, देश विदेश है। तो बाल्टी शब्द कैसा है, तो 65 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 68 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो यह विदेशी भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा है, तो विदेशी भाषा से बाल्टी शब्द लिया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं कि तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से, यानी तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से जोड़ते हैं। तो 69 का सही ऑप्शन प्रयोगवाद, यह प्रयोगवाद की दृष्टि से जो है तार सप्तक का जो है प्रकाशन होता है। तो 69 का क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जो हिंदी काव्य में जो प्रयोगवाद का जो शुरुआत होती है वो माना जाता है 1983 ईस्वी से माना जाता है। प्रयोगवाद की जो शुरुआत होती है वो कब से माना जाता है, तो 1983 ईस्वी से इसकी शुरुआत यानी प्रारंभ माना जाता है। और जो प्रयोगवाद का जो सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं, तो अज्ञेय जी करते हैं। कौन करता है, अज्ञेय जी करते हैं। इस शब्द का जो बोलने वाले कौन है, अज्ञेय। जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये जो तार शब्द प्रयोगवाद से निकला है, इसका प्रकाशन कब होता है, तो 1943 में सबसे पहले इसका प्रकाशन होता है। इसमें कुछ तार सप्तक के जो है 4 प्रकार के सप्तक निकलते हैं। पहला निकलता है 1943, तो इस तरह से 1943 के बाद निकलता है दूसरा सप्तक जो आता है वो 1951 है। और 1951 के बाद जो है फिर उसके बाद आता है 1969 है। तो 1969 फिर उसके बाद 1959 है, फिर 1969 है। तो इस तरह से कुछ 4 सप्तक के बारे में जो है इसके भी जो मुख्य संपादक के रूप में कौन रहता है, तो अज्ञेय जी ही माने जाते हैं। तो आगे चलते देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम हुआ करता है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम हुआ करता है, तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी होगा। आगे देखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान, यानी सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन से विद्वान हुआ करते हैं। तो 71 का सही ऑप्शन डी वाला होगा, यानी सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन विद्वान है, तो राहुल संकृत्यायन जी हैं। 71 का डी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं आदिकालीन जो हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा जाता है और कहने वाले राहुल संकृत्यायन जी हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसकी संज्ञा दी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भरत मुनि ने रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। कौन है जो रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में नहीं जाने जाते। 72 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 72 का सही वाला ऑप्शन है बी वाला, जो है रस सूत्र के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। किसके अंतर्गत, तो रस सूत्र के अंतर्गत नहीं माने जाते। कौन, क्षेमेंद्र। माने वाले कौन कौन है रस सूत्र के अंतर्गत, तो भट्ट लोलट है, शंकुक है और अभिनव गुप्त है और भरत मुनि तो है। तो क्षेमेंद्र जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। क्षेमेंद्र और अभिनव गुप्त जो इनके शिष्य हुआ करते थे। अगर पूछा जाए कि अभिनव गुप्त क्या थे, तो इनके क्षेमेंद्र के शिष्य हुआ करते थे और ये ध्वनिवादी के अंतर्गत माने जाते हैं। इन्होंने जो है औचित्य संप्रदाय की जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन, क्षेमेंद्र। आगे प्रश्न देखते हैं कि जो पहले दिया है कि जो पहले एक वाक्यांश है कि जो पहले कभी न हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ है तो उसको क्या कहेंगे। तो 73 का सही ऑप्शन बी कहेंगे, यानी अभूतपूर्व कहा जाता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो 73 का बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 85 प्रश्न तक हमने रखा है। संशय की एक रात के लेखक पूछना कौन है, संशय की रात किसका है, तो 74 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। नरेश मेहता जी जो संशय की रात नामक खंड काव्य लिखते हैं। और नरेश मेहता की और भी रचनाएं जैसे वन पाई, सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, सो तुम मेरे मौन न हो, ऐसी कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं, जगदीश पूछ रहा है व्याकरण प्रश्न, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदीश 75 का बी वाला सही होगा। जगत जमा ईस, यानी तब पर नीचे हलंत रहेगा। जगत जमा ईस कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। जगत जमा ईस बराबर जगदीश जो है त का द में परिवर्तन हो जाता है, यानी पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाए तो व्यंजन संधि के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है 76 कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग को चुनिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 76 का सही ऑप्शन बी वाला होगा। संध्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। धुआं, धुआं लगता है, पुल्लिंग हो जाएगा। भत्ता लिया गया, भत्ता भी पुल्लिंग है। धावा किया गया तो ये भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग संध्या हो गई, यानी शाम हो गई, स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं, जब भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करना तो सीधे वाक्य को उठा करके करेंगे तो आपको जो है सीधे से उत्तर निकल जाएगा। अगला देखते हैं 77 पितृ शब्द प्रथम बहुवचन का रूप क्या है, यानी पितृ शब्द का धातु शब्द रूप पूछा है, इसका बहुवचन क्या होगा, पितृ का। तो पितृ मतलब पिता, तो इसका 77 का 77 का सही ऑप्शन सी वाला होगा, यानी पितर होगा। पिता पितो पितरः, तो पितरः जो है बहुवचन के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं 78 संस्कृत के किस कवि को एक और रस करुणा कहकर के जो है करुण रस को रसराज के रूप में घोषित किया गया, उपनाम दिया गया रसराज का। तो 78 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो बी वाला, यानी भवभूति जी को करुण रस का जो है इनको कहकर रसराज घोषित किया गया भवभूति जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वो कौन सा अलंकार हुआ, यानी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे यमक अलंकार, यानी एक के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं। अगर एक ही शब्द में उसके अर्थ जब चिपके रहते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो जब कई अर्थ निकलने लगे तो यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य रसात्मकम काव्यम
काव्य, काव्य की परिभाषा की प्रस्तुता यानी कि परिभाषा किसने दी है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो 80 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 80 का सही ऑप्शन जो है डी वाला होगा। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्य ही रसों का काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीलोत्पल शब्द में समास पूछा कौन सा होगा? नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल, तो नीला है उत्पल यानी विशेषण विशेष की जो जिसमें गुण चल रहे हैं, विशेषण और विशेष का बारे में बताया जा रहा है। तो 81 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला होगा, यानी कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष का योग चल रहा है। आगे देखते हैं 81 हो गया। 82 रसों में संचारी भाव की कुल संख्या कितनी मानी गई? तो 33 मानी गई। कितनी है कुल? रसों में संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। और रसों के जो रस के प्रमुख रूप से संप्रदाय वैयाकरण कौन है? तो भरत मुनि है। भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 बताइए। भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या कितनी बताई? 8 बताइए। आगे देखते हैं परमाल रासो काव्य कृति कवि का नाम क्या? अभी बताया गया। परमाल रासो कौन है? इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड कौन है? जगन्निक जी है। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य यानी कठिन से कठिन जो काव्य लिखते थे, कविताएं लिखते थे, उसका प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशव दास जी को कहा जाता है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी को ये जो उपनाम संज्ञा दिया है। अगला देखते हैं बनारसी दास, अंतिम प्रश्न 85 बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी है? पहली जीवनी लिखी, पहली आत्मकथा लिखी, कहानी लिखी है, पहली काव्य नाटिका लिखी है? तो बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? तो पहली आत्मकथा लिखी है। वो आत्मकथा कौन सी है? तो 85 का जो पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी थी जो है अर्ध कथानक। बनारसी दास जी की जो पहली आत्मकथा कौन सी? तो अर्ध कथानक है। क्या है? अर्ध कथानक। और जो है अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जैन ने लिखी। कब लिखी? ये भी प्रकाशन पूछा जाए तो कब लिखी है अर्ध कथानक? तो ये लिखा गया है 1641 ईस्वी में लिखा गया। ये अर्ध कथानक जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा है, कब लिखा गया? तो 1641 ईस्वी में लिखा गया। तो चलिए आज हमने कुल जो है 85 तक जो है प्रश्नों को किया। कल जो है इसी के आगे का जो है क्रम होगा उसको हम कल देखेंगे। तो अभी के लिए चलिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।